Okay. Chapter number 2, that is biological classification. Already we have done the living world, the revision of that. This is the second for your revision test 1, the second chapter for your revision test 1. Okay, that is biological classification. Biological classification, जैसे हमने first chapter में किया taxonomy, that deals with the identification, classification and nomenclature. For classification हमने आगे further क्या पढ़ा? Classification में there are different classification methods that which are provided. ठीक है, classifications जो हैं, जैसे कल आपका आया था एक concept phylogenetic classification का. So systematics is a field, that is a modern taxonomy is a field that which also deals with the phylogenetic classification, है ना. So ये चीज क्या है? This is different types of the classifications. Which field is dealing with what? That is you have to just make sure, right? Otherwise, if I talk about the simple taxonomy, the simple taxonomy and the concept of the classification was to deal with the different phenomena or the different, you can say, criteria. ठीक है, जैसे हम लोग cytotaxonomy लेते हैं, तो cytotaxonomy क्या है? That is one type of the classification based upon the cytology study. That is cytological study means cells study. ठीक है, cyto term means cell. So this is cytotaxonomy. Cytotaxonomy that deals with the study of the cell. Now here it is dealing with the study of cell. टेक्सोनमी फील्ड है जो सेल के साथ कर रही है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, लेकिन सेल बेस्ड. ठीक है, समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन दे रहे हैं लेकिन ओनली सेल बेस्ड. ठीक है, सेल किस तरह से है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है तो कौन सा है, इस तरह उनके फीचर्स के हिसाब से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रहे हैं बेस्ड अपॉन सेल. सिमिलरली इट इज कीमोटेक्सोनमी. कीमोटेक्सोनमी इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल्स दैट व्हिच मेक्स अप द लिविंग सेटअप और द सेलुलर सेटअप, सेलुलर apparatus. ठीक है, दैट इज द कीमोटेक्सोनमी. गेटिंग? ऐसे ही हमने और करी हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है? हाँ जी, रेज योर हैंड्स फॉर व्हाट इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन. ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द टर्म्स एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर दीज. What are artificial and natural classifications? Raise your hand. Raise your hand. No? Look onto the notes which I have already provided in your class. Have you anyone made those notes? Or were you only listening? Huh? जब घर पे बैठे थे तो क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो रिवीजन करने का फायदा क्या है जब लर्निंग ही नहीं हुई है? बताओ. हाँ जी, नहीं लिखा? What is artificial classification and natural classification? हैं, क्या है? जो नॉन एवोल्यूशनरी और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लेते हैं वो है आर्टिफिशियल. अच्छा, जिसमें किसकी सिमिलरिटी होती है? क्लासिफिकेशन की सिमिलरिटी होती है. Based upon the similarity, and artificial is based upon the dissimilarities. This is only superficial. ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. This is only superficial. Superficial means जो ऊपर से हमें, artificial मतलब क्या होता है कि हमने ज्यादा स्टडी नहीं करी और ऊपर ऊपर से जो हमें नजर आया हमने उसके बारे में पढ़ लिया, दैट्स इट, वो आर्टिफिशियल है. ठीक है, लेकिन नेचुरल क्या है? इट डील्स विद द इन डेप्थ स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. थॉरो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर कंडीशन के बारे में पता हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किंगडम प्लांटे किया. ठीक है, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. किंगडम प्लांटे में आपने थैलोफाइटा पढ़ा. अब जो भी मैंने आपको ग्रुप पढ़ाया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एंजियो, जो भी पढ़े आपने, उनमें आपने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? उनका हैबिटेट, है ना. कमिंग टू द थैलोफाइटा मेंबर्स में आप उस पे आओ. अपने जो 3 क्लासेस आपने थैलोफाइटा की करी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उनमें सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? हैबिटेट. ठीक है, हैबिटेट से लेते हुए हमने उसके सारे फीचर्स पढ़े कि उसके अंदर पिगमेंट क्या है, उसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है. हम उसको क्लासेस में बांट रहे हैं. आपने ये क्लासिफिकेशन करी है ना जिसमें आपने 3rd लेवल भी किया है, डिवीजन लेवल से आगे. ठीक है, तो किंगडम प्लांटे तक हमारे पास करेक्टर क्या था? दैट इट इज हैविंग द सेल वॉल इन द सेल एंड ऑल एंड ऑल.
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है। बेयरिंग द थैलस लाइक स्ट्रक्चर, डिवीजन हो गया थैलोफाइटा। अब डिवीजन थैलोफाइटा है, लेकिन उसके आगे भी 3 क्लासेस है। वो 3 क्लासेस को कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? Are it classified or is it classified only on the basis of the superficial characters? क्या सिर्फ हमने देखा कि ये हरे रंग की है, ये ब्राउन रंग की है, ये लाल रंग की है, इसे हमने अलग कर दिया, ऐसा क्या? No, we have considered the other features also, है ना? We have considered the other features, their similarities and dissimilarities again. Similarities थी तो सेम ग्रुप में रखते जाओ, डिसिमिलैरिटी है तो डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करो। और डिसिमिलैरिटीज कितनी हैं उसके बिहाफ पे या तो वो एक्सेप्शन की तरह रख लिया जाएगा, जैसे अभी हमने कल बात करी थी, दैट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी which is placed in the Monera. In spite of the name given algae, it is not placed in Thallophyta but in the Monera, है ना? तो that is an exceptional case, वो exceptional case है। हमने उसको कहाँ रखा, क्यों रखा, उसके लिए characteristic features हैं, getting or not? तो जब भी क्लासिफिकेशन करी जाती है, that is either made on the superficial characters or made on the thorough study, as we did it for the classes of the division Thallophyta. थैलोफाइटा डिवीजन की हमने 3 क्लासेस बनाई। अब उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सोचो। एक हमने उसका हैबिटेट पढ़ा, जो उसका सुपरफिशियल कैरेक्टर था, कहाँ रह रहा है ना। सेकंड आपने क्या पढ़ा, ये लेके चलते हैं आर्टिफिशियल में, चलो जूस्पोर और उसके नंबर ऑफ फ्लैजेला, वो भी हमें ऊपर से ही नजर आ रहे हैं ना, बट एक्चुअली तो हमने उसकी इनर स्टडी करी है। वो क्या थी, उसके अंदर पिगमेंट्स कौन से हैं, उसके अंदर सेल वॉल का कॉम्पोनेंट कौन सा है, उसके अंदर हमने बाकी क्या कंडीशंस दी थी, दैट इज फूड स्टोर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, स्पोर कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोर मोटाइल है कि नहीं मोटाइल है, कितने फ्लैजेला से, तो ये सारी स्टडी इज कॉल्ड एज नेचुरल, ठीक है। आपको बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस मिलेंगी, बहुत सारी तरह की क्लासिफिकेशंस मिलेंगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट लर्न ऑल ऑफ दोज, सारी नहीं कर सकते हम लर्न। अब के समय में, मतलब आपको अब तक के लिए +1 के लिए +2 के लिए तो बोलना भी नहीं चाहता कि क्लासिफिकेशंस लर्न करो। If you go with a simple medical ahead, that is your graduation, ठीक है, in a simple medical, that is BSc medical में अगर आप जाते हैं, then you will be studying these and learning all the classifications as well. फिर क्लास तक नहीं, फिर स्पीशी तक आपको बहुत लंबी लंबी क्लासिफिकेशंस याद करनी, समझ गए? अब आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या, बेस्ड अपॉन सेल स्टडी, बेस्ड अपॉन द केमिकल स्टडी, बेस्ड अपॉन द सुपरफिशियल कैरेक्टर्स। पहले मैंने वर्ड्स लिखवाए आपको, मॉर्फोलॉजी एंड नॉन एवोल्यूशनरी, है ना, सो वो लिख लीजिए आप, नहीं तो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिख लो, बिकॉज दिस इज नॉट डीलिंग विद द एवोल्यूशनरी चेंजेस, सो दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एंड नॉन एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, and when we are studying it as a thorough knowledge of the organism and providing the similarities among the groups, similarities provide कर रहे हैं, but studying is thorough, that is as a whole, not just looking onto the superficial characters and answering it, then it is natural. Natural का मतलब क्या है कि एक नेचर ने अगर ऑर्गेनिज्म बनाया है तो वो कैसा है अंदर तक, वो पढ़ना है हमने, ठीक है। सो दैट इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। और कौन कौन सी टेक्सोनॉमीज पढ़ी अपनी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल डाटा, वी जस्ट कंसिडर द टेक्सोनॉमी, दैट इज what is that numerical data in the symbolic form, we sum up all the you can say characteristics and the species in the form of a chart, ठीक है। तो ये species ABCD और characters लगा दिए, this is species on this side and let's say characters on this side, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं कैसे भी, ठीक है। so this is species A B C D E, all the species, and characters are 1 2 3 ऐसे characters, ठीक है। अब अगर तो वो करेक्टर है या नहीं है, ये हमने मार्क करते जाना, ये करेक्टर्स ऐसे हैं कि नहीं है, जस्ट टिक एंड क्रॉस, इजी है ना। ऐसे ही हमने ये देखा सेकंड वाले में, these characters were not there, these two are there, right, because more than 50% characters are matching or not, we will see this was absent, present, present, तो 3 characters हमारे मैच हो गए, है ना। जब 3 कैरेक्टर्स मैच हो गए तो हो सकता है उसको उसी ग्रुप में रख लिया जाए, ठीक है। बट अगेन ये इतने से कैरेक्टर्स नहीं है, 4-5 नहीं है, हजारों कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर तो ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलरिटी आती है वो सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स में आती है, तो उसको एज एन एक्सेप्शन रख लिया जाता है उसी ग्रुप में। अगर उसकी डिसिमिलरिटी बहुत ज्यादा बड़ी आती है तो नया ग्रुप बना दिया जाता है अलग,
समझ गए? बस ये हमने करना है, इफ इट इज शोइंग द करेक्टर, नॉट शोइंग द करेक्टर, इफ वी डोंट नो अबाउट द करेक्टर और इट इज नॉट शोइंग दैट पर्टिकुलर करेक्टर कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है या हमें ही नहीं समझ आ रहा, देन वी पुट अ जीरो, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बट बेस्ड ऑन एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स। गेटिंग? और एक पढ़ी आपने फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक कौन सी होती है? that which deals with the evolutionary history, that is how the evolutionary demand has been there, that is evolutionary changes क्या आई हैं इसके अंदर, modifications क्या आई हैं characteristics की, so that which marks up the phylogenetic relation among the organisms। जैसे humans हैं, humans अब related to the chimpanzees and apes वगैरह उनके relate भी करते हैं, कैसे relate करते हैं? बिकॉज दे आर आवर एंसेस्टर्स, है ना, एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स हैं वो, इसीलिए रिलेट करते हैं। लेकिन जब वो रिलेट कर रहे हैं, अब उस कंडीशन में हम उनको एक ही ग्रुप में रखेंगे या नहीं? वो एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे इस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जब आप किसी अलग अलग काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे तो देखोगे हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में ह्यूमंस और एप्स एंड चिंपैंजीज जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हो सकता है उनको अलग ग्रुप्स में रखा गया हो, ठीक है, किसी और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पे दे विल बी प्लेस्ड इन द सेम बिकॉज दे आर एंसेस्ट्रल्स एंड दे आर रिलेटेड टू अस, है ना। सो ऐसी ग्रुपिंग्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे की जाती है। ओके, राइट। आफ्टर दिस these are the different types of the taxonomies that we study. Now coming to the classification systems. जब क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू हुआ तो हमारे पास सबसे पहले दो किंगडम्स बने। कंट्रोवर्सीज आई कि यूनिसेलर्स को, मल्टीसेलर्स को सबको साथ रखी जा रहे हैं। फिर लोगों ने क्या किया, यूनिसेलर्स को निकाल के साइड पे कर दिया, वो थर्ड किंगडम बना दिया, 3 किंगडम्स बन गए। फिर सोचा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी साथ ही पड़े हैं, अब क्या करें, प्रोकैरियोट्स को निकाल दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, वो बन गए 4 किंगडम। अब अभी तक यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी लोगों को, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था कि 4 किंगडम बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सीज जनरेटेड थी क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेट्रो हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, जो डेड एंड डिकेड पे फीड करते हैं। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास, क्योंकि यहाँ तक ये वाली सारी क्वेश्चन मार्क क्यों क्रिएट कर रही थी, दैट इज बिकॉज, हाँ जी, what was the problem with these kingdom of the classifications, systems of the classifications? Huh? What was the problem here? The problem was that these people, they were only dealing with one character at a time. ठीक है, one character at a time. मैंने एक एक character बोला, पहले बोला कि उसमें क्या है, यूनिसेलर मल्टीसेलर इकट्ठे पड़े थे तो उन्होंने यूनिसेलर्स अलग कर दिए। फिर उन्होंने देखा प्रोकैरियोट यूकैरियोट इकट्ठे पड़े हैं तो प्रोकैरियोट अलग कर दिए, ऐसा है ना। तो ये चीजें जो बनी है वो एक एक कैरेक्टर के बेस पे बनी है। लेकिन जब ये हमारे बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, विच वाज गिवन बाय R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने ये हमें दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। He not only produced the 5 kingdoms but along with it he was the only one। क्यों ये सक्सेसफुल है आज, क्यों हम आज भी 5 किंगडम्स पढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने मोर देन वन करेक्टर को कंसिडर किया और जितने किंगडम बनाए उनको सबको सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी कि यस दे आर डिफरेंट एंड स्टिल नो मोर कंट्रोवर्सीज आर देयर। अब जब कोई तरक्की कर रहा होता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए, बट नो वन कुड प्रूव इट दैट दिस इज रॉन्ग। 5 किंगडम से 6th किंगडम नहीं बन पाया, यहाँ पे तो रॉन्ग आ रही थी ना चीजें, ठीक है, कि ये अभी भी मिक्स है, ये अभी भी मिक्स है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा, राइट। पर आजकल में क्या हो रहा है, अभी रिसेंट ईयर्स में, दैट इज अ फ्यू इयर्स बैक अगर आप पीछे जाते हैं तो रिसेंट ईयर्स में दिस हैज बीन चैलेंज्ड अगेन। अब इसकी चैलेंजिंग हो गई है। नाउ द पीपल दे आर वर्किंग फॉर द 6th किंगडम, ठीक है। द 6th किंगडम विल बी मेड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मोनेरा। मोनेरा में भी जो कह रहे हैं कि जो हार्श कंडीशंस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ तो डिफरेंट है जिसकी वजह से बाकी बैक्टीरियाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी किल हो जाते हैं, है ना। लेकिन आर्के बैक्टीरिया जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस में भी जिंदा रह रहे, ऐसा कैसे, ठीक है। तो उनके अंदर कुछ तो डिफरेंट है और वो कुछ डिफरेंट वाला अभी भी ढूंढा जा रहा है। सो जब भी वो उसके फुल प्रूफ हो गए तो ये 5 से 6 किंगडम्स हो जाएंगे,
ठीक है. So this is the 5 kingdom given by R.H. Whitaker. According to him, what were the characteristics that he dealt? हाँ जी, कौन कौन से करेक्टर्स लिए इन्होंने? सबसे पहला लिया कंप्लेक्सिटी ऑफ सेल. सबसे पहला सेल लिया. सेल की वजह से क्या हुए? ये बन गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. दो तरह के ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. One were the prokaryotes and other were the eukaryotes. So this is complexity of cell, prokaryotes and eukaryotes. Getting? ठीक है. He then classified the prokaryotes. इसे अलग कर दिए बाकी सारी eukaryotic organisms की population से. Prokaryotes को in one kingdom and that was kingdom Monera. Left are all eukaryotes. अब second character इन्होंने क्या लिया? Complexity of organism. ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी चेक करी. ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी चेक करी तो इनको मिला कि या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे, है ना. मल्टीपल कैरेक्टर्स दिए ना इन्होंने. तो अब इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक ग्रुप में डाल दिया. कौन सा ग्रुप? किंगडम प्रोटेस्टा का ग्रुप. ठीक है. फर्दर मोर अब जितने बचे सारे मल्टीसेलुलर्स बचे. मल्टीसेलुलर्स में इन्होंने दो कैरेक्टर्स साइमल्टेनियस चेक करे, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल बिहेवियर. दैट इज हाउ इकोलॉजिकली द ऑर्गेनिज्म इज बिहेविंग. तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट. अब बाकी कौन बचे? यहाँ पे इस तरफ सारे यूकैरियोट्स बचे थे. अब उनमें से भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ये हो गए तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बाकी रह गए. बाकी एरिया सारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए. अब उसमें इन्होंने थर्ड करेक्टर के हिसाब से दो करेक्टर्स लिए ना. ठीक है. साइमल्टेनियस. ठीक है. इसके हिसाब से जो ऑटोट्रॉफ्स मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर एज वेल एज यूकैरियोटिक हैं वो सबको नाम दे दिया एज ऑल्सो दे आर द प्रोड्यूसर्स. इकोलॉजिकली दे आर द प्रोड्यूसर्स. सो इनको सबको नाम क्या दिया? फोर्थ किंगडम. थर्ड. अभी थर्ड बना. तो दिस इज अ किंगडम Plantae. Otherwise, this is fourth in the modification complexity. ठीक है. Then second इन्होंने देखा कि जो सेप्रोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं, सेप्रोट्रॉफिक. जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं डेड एंड डिकेड पे फीड करते हैं. इकोलॉजिकली जिनको डिकम्पोजर बोलते हैं वो क्या है? दे आर किंगडम फंजाई. तो ये इन्होंने अलग कर दिया किंगडम फंजाई को बाकी सबसे. ठीक है. अब लास्ट रह गए जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हाँ जी, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? लास्ट हेटरोट्रॉफिक. दे आर ऑल हेटरोट्रॉफ्स. एंड व्हाट इज द नेचर इन द इकोलॉजी? कंज्यूमर्स. वेरी गुड. सो दिस इज कंज्यूमर्स. दे ऑल वर क्लासिफाइड एज किंगडम एनिमेलिया. सो ये हमारे पास 5 किंगडम्स बने इस तरह. ठीक है. सो ये ही नहीं बाकी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आते गए पर इनकी लिस्ट में बाद में, और उन सब से बनते गई आगे आगे फर्दर बहुत सारी ग्रुप्स. ठीक है. बहुत सारी ग्रुप्स आ गई और ग्रुप्स नहीं मतलब सब ग्रुप्स बनी. ग्रुप्स तो यही है मेन, यही 5 रहे किंगडम्स. और लोगों ने जब ढूंढा कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा वर्कआउट हुआ. किंगडम के बाद जो हमने कल हायरार्की पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, तो किंगडम के बाद क्या आता है? डिवीजन फाइलम, है ना. तो लोगों ने क्या किया, जब इसमें कंट्रोवर्सीज आ भी रही थी तो दे डिड नॉट ऑल्टर दिस किंगडम सिस्टम. 5 किंगडम नहीं बना पाए. किंगडम का मतलब क्या होता है? इट्स अ बिग राज्य, है ना. ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे हजारों में मिलियंस में नंबर्स होने चाहिए तभी हम उसको किंगडम का नाम देंगे. जब वो गिनती में 100 से ऊपर है, मसई 100 तक है, तब तक आप उसको किंगडम तो नहीं बना सकते, है ना. सो किंगडम नहीं बना लेकिन उन्होंने सब ग्रुप्स बना दिए. लाइक दे मेड द सुपर डिवीजन. ठीक है. डिवीजन नहीं बनाया पर सुपर डिवीजन बना दिया. डिवीजन से ऊपर है लेकिन किंगडम से नीचे. समझ गए? किंगडम नहीं बना पाए, किंगडम से ही ऑल्टर होगा. ठीक है. सो दीज वर द 5 किंगडम्स दैट व्हिच आर enlisted here. In this chapter we read about the 3 first kingdoms, that is Monera, Protista and Fungi. ठीक है. इसमें हमने ये 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ाना है सिर्फ. मोनेरा क्या है? मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक, सो ऑल आर बैक्टीरियाज. यहाँ पे मोनेरा की आगे क्लासिफिकेशन में 3 ग्रुप्स बनते हैं. व्हाट आर दोस 3 ग्रुप्स? दैट इज यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड
माइकोप्लाज्मा, थर्ड इज माइकोप्लाज्मा। ये तीनों ग्रुप्स किसके हैं? किंगडम मोनेरा के। यू बैक्टीरिया कौन है? ट्रू बैक्टीरिया है ना, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आते किल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे नॉर्मल, नेचुरल बट नॉर्मल कैरेक्टर शो करते हैं। इनमें हार्श कंडीशंस को सरवाइव करने वाली पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इनको हार्श कंडीशन दिया जाता है तो ये खत्म हो जाएंगे, ये रिएक्टिव है टुवर्ड्स दिस। आर्के बैक्टीरिया क्या है? दे आर एबल टू सस्टेन इन द हार्श कंडीशंस। फॉर एग्जांपल दे आर हेलोफिल्स, मेथानोजेंस, थर्मोफिल्स, एसिडोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। सो उनकी कैटेगरी क्यों बनाई है? दैट इज बेस्ड अपॉन द कंडीशंस इन व्हिच दे कैन सर्वाइव, ठीक है। देन आर द माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma are the only bacterial members which lacks cell walls. The only one out of all the prokaryotes जिनमें cell wall नहीं है. So making it the smallest of all the groups of all the organisms. Mycoplasma में भी एक example है आगे further PPLO which makes it the still smallest organism living but smallest of all the livings, that is PPLO. Done. Next is Protista. प्रोटिस्टा में आपने ग्रुप्स पढ़े 5, कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स सबसे पहला। क्राइसोफाइट्स में क्या है? डायटम्स एंड क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में दैट्स द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स। सो दैट कंसिस्ट ऑफ द डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, बेसिकली द डायटम्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का आपको सेकंड ग्रुप अलग से बनवाया है आपकी बुक में। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स। डायटम्स क्या हैं? डायटम्स, डायटम्स मतलब द स्ट्रक्चर्स विच आर एटोमेशियस, हार्ड, मेकिंग द सी के नीचे वाला एटोमेशियस अर्थ, ठीक है। जो सी बेड्स पे हार्ड स्ट्रक्चर्स, स्टोनी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिसको हम नाम देते हैं एज डायटमेशियस अर्थ। इट इज बिकॉज ऑफ द क्राइसोफाइट मेंबर्स हैविंग द डायटम्स इन इट, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ डायटम्स मेक्स द डायटमेशियस अर्थ। डाइनोफ्लैजिलेट्स, 2 नंबर ऑफ फ्लैजेला, डाइनोफ्लैजिलेट 2 नंबर फ्लैजेला, ठीक है। 2 फ्लैजेला हैं, कैसे हैं? वन इज लाइक दिस, oblique, that is longitudinal you can say, नहीं, this is transverse and another is longitudinal, इस तरह, ठीक है। सो 2 फ्लैजेला इसमें होते हैं, this is free surface and this is again a free surface, so it can move in any direction having 2 flagella, that is the dinoflagellates. इसमें एक सिग्निफिकेंस आपने पढ़ी रेड टाइड्स की। रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय which member? Yes, goniolates, that which causes the red tides, ठीक है। Then next is third, diatoms के बाद आपने किया euglenoids. Euglenoids क्या हैं? Euglena members having the, not having the cell wall but a special outer covering called as pellicle. Inside they also have chloroplast. This was because of such members, प्रोटेस्टा के जो members हैं वो काफी समय के लिए प्लांटे के साथ रहे थे, मतलब बहुत साल निकल गए, प्लांटे में से अलग करके प्रोटेस्टा को निकालना नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते थे, ठीक है, दे कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। लेकिन बाद में एक क्राइटेरिया बनाया कि अगर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को काउंट करें तो ये 1000+ ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। सो हेंस इट वाज अंडरस्टूड टू मेक इट एज अ किंगडम, इसलिए प्रोटेस्टा अलग करना पड़ा, ठीक है। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना मेंबर। देन फोर्थ आपने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स। व्हाई आर दे कॉल्ड एज मोल्ड्स? Because of their spore production. During unfavorable condition, they produces the spores in a structure called as, Anji, anyone raise your hands? Slime molds produces the spores in a structure called as, yes Aditi? Sporangium. Sporangium is not here in the slime molds, it is in the molds, fungi. Fungi में sporangium होता है, इसी वजह से इसको नाम मिला है molds का। Well tried Aditi, very good. This is molds का नाम इसलिए मिला क्योंकि ये sporangium जैसे sac-like structures बनाता है और बीच में spores होते हैं। पर इसके spore carrying structure को हम बोलते हैं plasmodium with a small p, small p डाल के plasmodium। प्लाज्मोडियम इसका एक मेंबर भी है जो प्रोटोजोन प्रोटेस्ट का मेंबर है,
which is the fifth group. Fifth group कौन सा है? Protozoan protists. Protozoan protists. उसमें हमारे पास आगे फर्दर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, सब कैटेगरीज हैं. Plasmodium disease causing है, spore producing disease causing, so that is with capital P. Plasmodium malarial parasite है ना, तो वो इसका मेंबर है. Malarial parasite is a member of protozoan protist. Small p is not a member, it is a structure found in the slime molds. ठीक है, getting next. इसके अलावा protozoan protist में कौन है? अमीबा, irregular members, ciliated members जैसे पैरामीशियम है ना, और फ्लैजिलेटेड मेंबर्स जैसे ट्रिपैनोसोमा. ठीक है, सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इरेगुलर प्रोटोजोन्स, डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स. ठीक है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. यू जस्ट गिव इट अ रीडिंग, you will be very fine with it. Last is kingdom fungi. So kingdom fungi, that consists of the saprotrophs as its mode of nutrition, decomposer as its nature. Kingdom fungi members are also multicellular eukaryotic, है ना? So they are multicellular eukaryotic. But what is their main structure called as? Main body organization. They consist of the main body organization as thread-like structures called as hyphae. ठीक है, ओके, दिया मैंने आंसर दे दिया. अब मेरे को बताइए, व्हाट इज अ क्लस्टर ऑफ hyphae कॉल्ड एज? हाँ जी, व्हाट्स अ क्लस्टर ऑफ hyphae कॉल्ड एज? यस दिया. Mycelium. Very good, it's mycelium. The cluster of hyphae is called as mycelium. Okay, sorry, I again gave you the command. Okay, so this is the kingdom fungi members which are having the thread-like structures. Further आपने kingdom fungi के ग्रुप्स पढ़े. कौन कौन से kingdom fungi के ग्रुप्स पढ़े हैं आपने, बताओ? सबसे पहला जो सबसे simplest of fungi members हैं, they are all enlisted in phycomycetes, है ना? Phycomycetes जिसमें spores बनते हैं, spore carrying structure में, sporangium में. Easy simple organisms, bread mold is an example. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एस्कोमाइसीट्स. एस्कोमाइसीट्स कौन है? जिनमें स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी है जिसका नाम है एस्कस, जिसकी वजह से इसको नाम मिला एस्कोमाइसीट्स. ठीक है, एस्को टर्म, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी एस्कस, स्पेशल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स. ठीक है, सिमिलरली देयर इज अनदर बेसिडियोस्पोर्स, सॉरी बेसिडियोमाइसीट्स. ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइसीट्स. ठीक है, अब बेसिडियोमाइसीट्स में स्पेशल स्पोर्स कौन से हैं? बेसिडिया आर द स्पोर्स, सॉरी बेसिडिया इज अ फ्रूटिंग बॉडी एंड बेसिडियोस्पोर्स आर द स्पोर्स. ठीक है, बेसिडिया इज अ फ्रूटिंग बॉडी. सो दिस इज द स्पोर्स कैरिंग बेसिडियोस्पोर्स. दिस ग्रुप स्पेशली कैरीज द डिजीज कॉजिंग मेंबर्स लाइक द स्मट्स, द रस्ट. ठीक है, रस्ट हो गए, स्मट हो गए, ये सारे इसके मेंबर्स हैं. ठीक है, next coming last are the deuteromycetes. What are deuteromycetes for? These are fungi imperfecti. Why imperfecti? That is because they do not have the full-fledged life cycle available with us. We don't have them. ठीक है, that is they are not available as a full-fledged life cycle की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमें इनकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इनकी लाइफ साइकिल की. तो जब इनकी लाइफ साइकिल की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, इनको शिफ्ट करते रहेंगे ऊपर वाले 3 ग्रुप्स में. और अगर उन तीनों के कैरेक्टर्स ना मिले, कुछ डिफरेंट मिला, तो अलग हो सकता है एक और इसमें 5th ऑफ द ग्रुप बन जाए. बट deuteromycetes में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका हाफ नोन लाइफ साइकिल्स अवेलेबल है. किसी का सेक्सुअल मोड पता है तो एसेक्सुअल नहीं पता, एसेक्सुअल पता है तो सेक्सुअल नहीं पता, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज फंजाई इम्परफेक्टा. सो दिस वाज द किंगडम, 3 kingdoms and your biological classification chapter. Any doubt if you have, you can ask me, and only 1 minute is left. Yes.